तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की। तो इस अधिनियम में क्या है कि मेनली हमको कुछ परिभाषाएं पता होनी चाहिए, कुछ रजिस्टर्स हैं उनका पता होना चाहिए, और राजस्व मंडल की हायरार्की क्या होती है, कैसे कार्य होता है, उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नजुल भूमि कि नजुल भूमि क्या है। तो भू राजस्व अधिनियम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की अध्याय 1 की धारा 3 के अनुसार किसी भी पंचायत, नगर पालिका, गांव, कस्बा, शहर की ऐसी भूमि या शहर की आबादी भूमि में स्थित ऐसी भूमि जो सरकार के सीधे, जो सरकार में नहीं तो सरकार के नियंत्रण में हो, वो क्या कहलाएगी? नजुल भूमि। सीधी सी बात देख लो, ये कोई प्राइवेट की भूमि है, ये कोई प्राइवेट की भूमि, ये कोई प्राइवेट की भूमि, ये कोई प्राइवेट वाले की भूमि। अब उसके बीच में आबादी भूमि के बीच में ऐसी भूमि जो सरकार के नियंत्रण में हो, वो क्या कहलाएगी? नजुल भूमि। तो ये वाली भूमि क्या कहलाएगी? नजुल भूमि। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर अधिनियम में वर्णित राजस्व न्यायालय व अधिकारी गण क्या होते हैं, कैसे कैसे कहाँ बैठते हैं, सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक क्षेत्र होता है हल्का, जहाँ बैठता है पटवारी। फिर उसके ऊपर होता है उप तहसील, जहाँ बैठता है नायब तहसीलदार। फिर तहसील होती है जहाँ तहसीलदार बैठता है। उपखंड में बैठते हैं एसडीएम या सहायक कलेक्टर। जिला स्तर पर 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक होता है कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर, एक होता है भू अभिलेख अधिकारी और अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी, एक होता है भू प्रबंध अधिकारी और अतिरिक्त भू प्रबंध अधिकारी। ये हो गया। अब ये जो कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं ना, इनके ऊपर एक न्यायालय होता है, राजस्व अपील प्राधिकरण, राजस्व अपीलेट अथॉरिटी, ये होती है। ठीक है। फिर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर ये तो चलो यहीं रह गए। अब राज्य स्तर पर क्या होते हैं कि भू अभिलेख अधिकारी और भू प्रबंध अधिकारी होते हैं। तो ऐसे ही राज्य स्तर पर भू अभिलेख निदेशक होगा और अतिरिक्त भू अभिलेख निदेशक होगा, क्योंकि क्या होता है, एडिशनल होता है और मेन डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर दो होते हैं, जैसे कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर ऐसा। और इधर क्या होता है, भू प्रबंध अधिकारी की यहाँ पे क्या होता है, भू प्रबंध आयुक्त और अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त। ठीक है, ये होते हैं। तो ये व्यवस्था अपन ने देख ली है। अब देखते हैं राजस्व बोर्ड की संरचना, स्थापना का गठन कैसे कैसे क्या है वो देखते हैं। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 4 के अनुसार, अध्याय 2 धारा 4 के अनुसार एक राजस्व बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 से 20 सदस्य होंगे। सदस्य संख्या कितनी है? 3 से 20 है। और ये जो संख्या है अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसार है। मुख्यालय अजमेर होगा। कार्यकाल जो होगा इनका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होगा, है ना। मतलब जितना राज्यपाल चाहेगा, राज्यपाल नियुक्ति करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति तक रहेंगे। अब राजस्व मंडल की शक्तियाँ क्या क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ईजी से शुरुआत करवा रहा हूँ, आसान चीज़ों में। तो किसी भी प्रश्न को न्यायालय में भेज सकता है, किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय में निर्देश करने की शक्ति है। अब उच्च न्यायालय हो गया तो वहाँ से कोई फैसला गलत, मतलब संतुष्ट नहीं है ये, तो उसकी डबल बेंच को भेज सकता है। तो किसी प्रश्न को बेंच को निर्देशित करने की शक्ति। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, ये मंडल संबंधी नियम बना सकता है। जो राजस्व मंडल है उसमें नियम जो जो बनते हैं वो बना सकता है। और क्या कर सकता है ये, और ये कर सकता है कि राजस्व जो कार्यालय हैं उनसे रजिस्टर, बहिया, हिसाब किताब आदि का रखरखाव करवाएगा। मतलब इसके अंडर काम करेंगे वो, है ना। कार्य संपादन के लिए मंडल रजिस्टर, बहियों व हिसाब का रखरखाव करवाएगा। 4 चीज़ें तो ये होगी। अब उसके बाद क्या है, यह मंडल राज्य में सर्वोच्च चाहिए, तो राज्य में अपील, पुनर्निरीक्षण व निर्देशन का सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होगा। मतलब क्या क्या है, अपील, सर्वोच्च अपील यहाँ कर सकते हैं। पुनर्निरीक्षण, वापस अगर इंस्पेक्शन करना है तो, डायरेक्शन, निर्देशन करना है तो उसका सर्वोच्च न्यायालय होगा। राजस्व न्यायालय व अधिकारी मंडल के अधीनस्थ होंगे। समस्त राजस्व न्यायालय और अधिकारी मंडल इसके अधीनस्थ होंगे। ठीक है। फिर ये क्या करेगा, राजस्व मंडल समस्त राजस्व न्यायालय और समस्त अधिकारी गण का अधीक्षण व नियंत्रण करेगा। क्या करेगा? पूर्ण अधीक्षण व नियंत्रण करेगा, उसके अधीन होगा ये सब। ठीक है, इजी सी चीज़ है। चलिए अब चलते हैं। अब अपील का प्रावधान, इसमें अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अध्याय 5 में है इसके अपील के प्रावधान। तो 2 प्रकार की अपील है, एक प्रथम अपील है, एक द्वितीय अपील है। तो जैसे अपन ने पहले देखा था कि कौन कौन से अधिकारी होते हैं, वैसे अपन इसकी अपील देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को नीचे से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अपील कहाँ करते हैं? तहसीलदार। फिर तहसीलदार निर्णय सुनाता है, पटवारी और इनके बस की बात नहीं है ना,
तहसीलदार सुनाता है। तहसीलदार के ऊपर होता है भू अभिलेख अधिकारी अधीनस्थ, फिर भू प्रबंध अधिकारी अधीनस्थ, फिर भू अभिलेख अधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी, ठीक है। फिर होता है एसडीएम और कलेक्टर, और भू अभिलेख निदेशक, भू अभिलेख प्रबंधक और आरएए, है ना। ये अगर कोई आदेश दे देते हैं तो इनके आदेश के विरुद्ध कहाँ अपील करेंगे अपन, इनके आदेश के विरुद्ध कहाँ अपील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तहसीलदार कोई आदेश देता है तो उसको अपील करेंगे अपन कलेक्टर को। देखो, जिला स्तर पर जितने कार्यालय है ना, उनकी अपील 30 दिन में होगी, है ना, और राज्य स्तर पर जितने कार्यालय हैं उनकी अपील 90 दिन में होगी, तो ये ध्यान रखना। तो तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे, कलेक्टर को 30 दिन में। भू अभिलेख अधिकारी अधीनस्थ, तो इसकी अपील कहाँ करेंगे, भू अभिलेख अधिकारी मेन जो है उसको करेंगे 30 दिन में। फिर भू प्रबंध अधिकारी अधीनस्थ है तो इसकी अपील कहाँ करेंगे, जिले में करेंगे, भू प्रबंध अधिकारी को 30 दिन में करेंगे। फिर भू अभिलेख अधिकारी, ये जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, अगर इसने कोई निर्णय दिया तो कहाँ करेंगे, भू अभिलेख निदेशक को, कितने दिन में, 90 दिन में। फिर भू प्रबंध अधिकारी तो इसकी कहाँ करेंगे, भू प्रबंध आयुक्त को, कितने दिन में, 60, सॉरी उस पर है ना राज्य स्तर पर तो 60, ठीक है। जो सर्वोच्च होगा उसमें 90 जाएंगे, राजस्व बोर्ड 90 है, बाकी सब 60 है, ठीक है। फिर एसडीएम कलेक्टर ने कोई निर्णय दिया है तो इसकी कहाँ करेंगे, राजस्व अपीलेट अथॉरिटी में 60 दिन में। फिर अगर भू अभिलेख निदेशक, भू अभिलेख प्रबंधक और आरएए ने कोई निर्णय दिया है तो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है, राजस्व मंडल, यहाँ अपील करेंगे अपन 90 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 90 दिन में। तो एकमात्र राजस्व बोर्ड है जहाँ 90 दिन में की जाएगी, बाकी सब में 30 और 60 दिन में की जाएगी, ठीक है। ये तो होगी प्रथम अपील। अब अपने को सेकंड अपील करनी है, तो वहाँ कैसे कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले तहसीलदार है, तो तहसीलदार के जो निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में। कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध कहाँ करेंगे अपन, आरएए में करेंगे, कितने दिन में, 60 दिन में। फिर एलआरओ सबऑर्डिनेट है, इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ करेंगे, एलआरओ को 30 दिन में, और इसके निर्णय के विरुद्ध निदेशक को 30 दिन में। फिर एलएसओ, इसके निर्णय के विरुद्ध एलएसओ को, और इसके निर्णय के विरुद्ध एलएसओ निदेशक को, ठीक है। फिर एलआरओ जो है इसके निर्णय के विरुद्ध एलआर निदेशक को 60 दिन में, और एलआर निदेशक के विरुद्ध राजस्व मंडल को 90 दिन में। एलएसओ, क्योंकि ये सब कहाँ बैठते हैं, ये सब जिले में बैठते हैं, तो इनकी अपील राज्य में कर दी अपन ने, और राज्य वाले की कहाँ करी, राजस्व बोर्ड में, तो ये 60 दिन में और फिर 90 दिन में। एसडीएम कलेक्टर की आरएए में करेंगे अपन 60 दिन में, और आरएए की कहाँ करेंगे, राजस्व बोर्ड में 90 दिन में। तो बहुत आसान सी चीज़ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। किन मामलों में अपील नहीं कर सकते अपन, किन मामलों में अपील नहीं कर सकते, तो धारा 77 में ये प्रावधान है कि किन मामलों में अपील नहीं कर सकते। ऐसे मामले जो कालातीत हो चुके हैं, टाइम बार्ड, मतलब जिनका अवधि पूरी हो चुकी है, ठीक है। और ऐसे आदेश जो अंतिम घोषित हैं, अंतिम आदेश घोषित हो चुका है। ऐसे आदेश जो अंतरिम है, अंतरिम मतलब अभी आदेश आना बाकी है। और पुनरावलोकन के आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश, मतलब किसी ने पिटीशन लगाई कि रिव्यू करो और आपने उसको मना कर दिया, तो ऐसे आदेश के खिलाफ फिर अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। अब फिर देखते हैं अध्याय 7 में है सर्वेक्षण और अभिलेखीय कार्य, है ना। सर्वेक्षण कार्य किस प्रकार होता है, अभिलेखीय कार्य किस प्रकार होता है, उसके बारे में चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है। तो सर्वेक्षण व अभिलेखीय कार्य कौन करेगा, भू अभिलेख अधिकारी करेगा, एलआरओ करेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या होंगे, इसमें क्या क्या होंगे, सीमा चिन्ह लगाना, खेत का नक्शा बनाना, सीमा चिन्ह लगाना, खेत का नक्शा बनाना, रजिस्टर तैयार करना और अधिकार अभिलेख तैयार करना। क्या क्या होंगे, देखो। सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य में क्या क्या चीज़ें होंगी, सीमा ज्ञान करवाना, है ना, सीमा चिन्ह करवाना, खेत का नक्शा बनाना, रजिस्टर तैयार करना और अधिकार अभिलेख तैयार करना। अधिकार अभिलेख के अंदर 3 चीज़ें आती है, खेवट, खतौनी, माफ़ी। क्या क्या आती है, खेवट, खतौनी और माफ़ी, ठीक है। अब देखते हैं खेवट क्या है। तो खेवट धारा 114A में आता है खेवट। तो खेवट क्या है, यह एक प्रकार का रजिस्टर है जिसे सर्वेक्षण व अभिलेख कार्य के दौरान बनाया जाता है। इसमें काश्तकार का नाम, क्षेत्र, भू संपत्ति और सहभागीदार जो भी है उसका नाम, क्षेत्र की सीमा व उसके हितों का वर्णन होता है। क्या क्या होता है, भू संपत्तिधारी का विवरण, क्षेत्र की सीमा और हितों का विवरण होता है इसके अंदर। फिर खतौनी, खतौनी क्या होता है, 114 ख में आता है। यह एक रजिस्टर है
जिसमें क्या होता है, भूमि काश्त करने वाले, भूमि धारण करने वाले व भूमि अधिवासित करने वाले का नाम होता है, और कुछ अन्य चीज़ें होती है। अन्य में क्या क्या है, आसामी का वर्ग, क्षेत्रफल, खसरा नंबर, चुकाया गया राजस्व, व ये किसी अन्य काश्तकार के अधीन कितने समय तक रही है, वो भी चीज़ें इसमें होती है मेंशन। तो ये क्या होती है आपकी खतौनी। आसान चीज़ें। खेवट में क्या होता है, भू संपत्तिधारी व सहभागीदार का वर्णन, उसका क्षेत्र की सीमा और हितों का वर्णन। खतौनी में क्या क्या होता है, खतौनी में ये होता है कि भाई एक रजिस्टर है जिसमें भूमि काश्त करने वाले का नाम, अधिवासित करने वाले का नाम, धारण करने वाले का नाम, तीनों का ये नाम होते हैं और अन्य शर्तें होती है। ठीक है, चलिए। अब फिर होता है गांवों का रजिस्टर। गांवों का जो रजिस्टर है ये धारा आती है 120 के अंदर। ये क्या आती है 120 के अंदर। ये जो गांवों का रजिस्टर है ये भू अभिलेख अधिकारी सर्वेक्षण क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों का एक रजिस्टर तैयार करता है, जिसमें क्या क्या होता है गांवों के रजिस्टर में, अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र, जहाँ पर मतलब काश्तकारी निश्चित नहीं है भाई, कभी हो सकती है कभी नहीं, अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र, नदी के बहाव से प्रभावित क्षेत्र, राजस्व मुक्त क्षेत्र, ठीक है, और उस पर निर्धारित राजस्व व्यक्ति जो अदा करेगा। अगर कोई क्षेत्र है और उस पर कितना राजस्व कौन अदा करेगा, ये चीज़, तो ये क्या कहलाएगा गांवों का रजिस्टर। ये क्या कहलाएगा गांवों का रजिस्टर। 4 बातें हैं, अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र, नदी के बहाव से प्रभावित क्षेत्र, और जो अगर कोई गांव है उस पर कोई भूमि है उस पर राजस्व, निर्धारित राजस्व कितना है और उसका व्यक्ति का नाम जो अदा करेगा, और राजस्व लगान मुक्त क्षेत्र, ये भी हो गया। फिर आता है वार्षिक रजिस्टर। वार्षिक रजिस्टर 132 में। वार्षिक रजिस्टर किस में है, धारा 132 के अंदर। इसके अंतर्गत गांव में जो रह रहे हैं, इसमें भू अभिलेख अधिकारी तैयार करेगा। इसमें अधिकार अभिलेख व गांव का रजिस्टर आदि शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें, वार्षिक रजिस्टर में क्या क्या शामिल है, भू अभिलेख रजिस्टर शामिल है और गांव का रजिस्टर शामिल है। अधिकार अभिलेख शामिल है और गांव का रजिस्टर, 2 चीज़ें शामिल है। अधिकार अभिलेख मतलब खेवट खतौनी माफ़ी, और गांव का रजिस्टर मतलब धारा 120 में जो है गांव का रजिस्टर, वो कुछ नियम है वो शामिल है इसमें। फिर एक आता है वाजिब उल अर्ज या दस्तूर गवाही। अपन बोलते हैं यार ये चीज़ तो वाजिब है यार, वाजिब है। वाजिब क्या है, वाजिब ये है कि गांव वालों के कर्तव्य क्या है और अधिकार क्या है, ये उसमें लिखा हुआ होगा वाजिब उल अर्ज में। ये धारा 173 में है। ये जो रजिस्टर है भू प्रबंध अधिकारी बनाता है, मतलब लैंड सेटलमेंट ऑफिसर, जिसमें गांव के निवासियों के अधिकार, जैसे सिंचाई का अधिकार, रास्ते का अधिकार व उनके दायित्व का वर्णन होता है। क्या क्या होता है इसमें, गांव के निवासियों के अधिकार व उनके दायित्व का वर्णन होता है। फिर आता है अपने कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग। ये आती है धारा 90 के अंदर। किस में आता है, 90 के में। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग तभी संभव है जब राज्य की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। लिखित अनुमति पर राज्य उस भूमि का नगर सुधार कर व प्रीमियम लेगी। क्या वसूल करेगी आपसे, नगर सुधार कर व प्रीमियम वसूल करेगी। बिना नियम अगर कार्य किया तो सरकार बेदखल कर सकती है ना। ये बात जो है ये अपने देवता देवस्थान विभाग वक्फ भूमि पर लागू नहीं होती है ना, उन पर ही लागू नहीं होगी। ठीक है, तो कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग मतलब कृषि भूमि का अगर आप कोई मंदिर बना रहे हो, वक्फ बना रहे हो, तो उसमें उपयोग कर सकते हो। बाकी गैर कृषि कार्यों में अगर उपयोग किया तो लिखित अनुमति आवश्यक है, नगर सुधार कर लिया जाएगा, प्रीमियम लिया जाएगा, और ये सभी किसमें, धारा 90A में है। ठीक है, फिर आता है भूमि पर अनधिकृत कब्जा। ये आता है आपकी धारा 91 में। भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले को भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। जितने वर्षों के लिए भूमि पर कब्जा रहा है उतने वर्षों का वार्षिक किराया व लगान का 50 गुना, जो किराया तो लेगा ही लेगा, जो राजस्व है राजस्व का 50 गुना शास्ति यानी पेनल्टी के रूप में वसूला जाएगा। दोबारा कब्जा करने पर 3 माह की सिविल जेल है। कितने माह की, 3 माह की सिविल जेल है। फिर है सड़क के किनारे वृक्ष। ये धारा 94 कै में प्रावधान है। इसका प्रावधान किस में, धारा 94 कै में प्रावधान है सड़क के किनारे वृक्ष। इसमें क्या है, सड़क के किनारे जितने भी वृक्ष हैं ये सरकार में निहित होंगे। ये गिरने पर लकड़ी पर सरकार का अधिकार होगा। वृक्ष अगर गिरते हैं तो सरकार का अधिकार होगा।
कोई व्यक्ति पेड़ों की उपज या लकड़ी का अनधिकृत उपयोग करता है तो सरकार को मूल्य चुकाना होगा, है ना, उसको चुकाना होगा। और प्रीमियम की दर जो है वो जिलाधीश तय करेगा। ठीक है, तो इतना सा ये है, बहुत ईजी है।